नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी या बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं जॉब शो लेकर आया हूँ वो है बहुत डिमांडिंग टॉपिक, जिसका नाम है BFSI। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत का 27% ऑफ जीडीपी आता है BFSI सेक्टर से। इंडिया के BFSI सेक्टर, BFSI का मतलब होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इस सेक्टर में करंटली लगभग 61 लाख लोग काम कर रहे हैं। AI से BFSI सेक्टर में भी काफी चेंजेस आए हैं, जैसे चैटबॉट्स, रोबो एडवाइजर, इंस्टेंट क्लेम्स और फ्रॉड डिटेक्शन इजी हो गया है। लेकिन सोशल स्किल्स, एम्पैथी और ट्रस्ट बिल्डिंग जैसे ह्यूमन एलिमेंट्स मशीन से रिप्लेस नहीं हो सकते। इसलिए फ्यूचर में BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस में आपके सोशल स्किल्स और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। दोस्तों, मुझे पता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे लोग हैं जो आज बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी बैंक, जो कि अगेन BFSI का ही हिस्सा है। और अगर हम इस सेक्टर की फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर BFSI कंपनीज यानी कि बैंक, NBFCs, इंश्योरेंस ने अपनी टोटल वर्कफोर्स में 20%, 20.1% ग्रोथ दिखाई है, जिससे उनका हेड काउंट 1.05 मिलियन से 1.26 मिलियन तक पहुंच गया है। 2,20,000 से भी ज्यादा न्यू जॉब्स ऐड हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि BFSI क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है, इंडिया की इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है और इसके अंदर कौन से सेगमेंट्स आते हैं। साथ ही बात करेंगे कि जॉब, सैलरी और स्किल्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। BFSI का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बताया है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, फिनटेक फर्म्स, स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज को इंक्लूड करता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन पैसा मैनेज, इन्वेस्ट, लेंड यानी कि उधार, इंश्योर या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काम करता है तो वो BFSI सेक्टर का पार्ट होता है। और इसके अंदर 3 बड़े पिलर्स आते हैं। पहला है बैंकिंग, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट यानी कि सरकारी और प्राइवेट बैंक्स, कॉर्पोरेटिव बैंक्स और छोटे फाइनेंस बैंक्स जैसे यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसे बोला जाता है, सब शामिल होते हैं। दूसरा पिलर होता है फाइनेंशियल सर्विस का, जिसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिनटेक फर्म्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और तीसरा है इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का भी पूरा कवरेज होता है। मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके पैसे को ले रहा है और उसे लोन के रूप में आगे देता है, तो या फिर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है या मैनेज करता है, तो ये या फिर आपके रिस्क को बचाने के लिए कुछ ना कुछ इंश्योर कर रहा है, तो वो डायरेक्टली BFSI सेक्टर का ही पार्ट है। दोस्तों, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाता है और जो हर मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बैकबोन की तरह काम भी करता है। इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, चाहे एक्सीडेंट हो, डेथ हो, हेल्थ इमरजेंसी या बिजनेस लॉस, इंश्योरेंस आपको उस रिस्क से बचा लेता है। और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स या फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आपके सेविंग्स को सिर्फ आइडल पड़े रहने नहीं देते, बल्कि उन्हें ग्रो करते हैं और उन्हें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में भी बदलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि BFSI के बिना कोई भी इकोनॉमी लंबी रेस में सस्टेन नहीं कर सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर BFSI सेक्टर के फायदे क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जो गांव और रिमोट एरिया होते हैं वहां तक बैंकिंग की सारी सुविधाएं, सारी सर्विसेज पहुंचाना। आज से कुछ साल पहले तक गांव-गांव के आम इंसान के लिए बैंक अकाउंट एक सपना होता था, लेकिन जन धन योजना, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसे इनोवेशंस ने इस सपने को रियलिटी में बदल दिया। आज एक छोटा किराना दुकान वाला भी QR कोड, QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, QR कोड के जरिए पेमेंट ले रहा है। दूसरा बड़ा फायदा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। BFSI सेक्टर के एक्सपेंशन ने लाखों नौकरियां क्रिएट की है और आने वाले कुछ सालों में ये नंबर और तेज गति से बढ़ने वाला है, खासकर Tier 2 और Tier 3 सिटीज में, जहां पहले जॉब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी। अब बैंकिंग और फिनटेक की वजह से नए ऑप्शन खुल रहे हैं। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करना चाहते थे, MNCs, BPOs में जॉब करना चाहते थे। उसके लिए वो उन्हें अपने शहर छोड़ के बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में ट्रांसफ़र लेना पड़ता था या फिर शिफ्ट होना पड़ता था। लेकिन बैंक्स और फाइनेंस कंपनी ये अपॉर्चुनिटी देती है कि उनके, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके ब्रांचेस ओपन होते हैं और उसमें ओपनिंग भी आती है। तो हमारे कई सारे बच्चे वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कैपिटल फॉर्मेशन। जो पैसा आम लोग अपनी सेविंग्स के रूप में बैंक में रख देते हैं, BFSI उसी को लोन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रोडक्टिव सेक्टर्स तक पहुंचाता है।
यानी घर के लॉकर में पड़ा पैसा इकोनॉमी को ग्रो नहीं करता, लेकिन जब वही पैसा बीएफएसआई के चैनल से सर्कुलेट होता है तो नई इंडस्ट्रीज खड़ी होती है, नए बिजनेस बनते हैं। फोर्थ एस्पेक्ट है कि रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस की वजह से एक फैमिली को हेल्थ इमरजेंसी के समय फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता। एक बिजनेस को, एक कंपनी को अपने लॉस से बचाव मिलता है। यानी बीएफएसआई सिर्फ पैसा बनाने का नहीं बल्कि पैसा बचाने का भी काम करता है। और आज के जमाने में सबसे एक्साइटिंग पहलू है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यूपीआई और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक लीडर बना दिया है। सोचिए, आज दुनिया के किसी भी डेवलप्ड नेशन से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में होते हैं। यानी बीएफएसआई एक ही वक्त पे ग्रोथ भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के हर नर्व को टच करता है। इसी के साथ ये सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी फेवरेट है। अब तक के रिकॉर्ड्स को देखें तो $100 बिलियन से ज्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ बीएफएसआई में आया है। यह इस बात का प्रूफ है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को एक स्ट्रांग और रिलायबल मार्केट के रूप में देखते हैं। और जब हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आते हैं तो इंडिया की कहानी और भी ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। दोस्तों, आज हम दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन मार्केट बन गए हैं। यूपीआई और फिनटेक की वजह से हमारे डेली ट्रांजैक्शंस काफी स्मूथ हो गए हैं और जो कन्वीनियंस हम लोग फील कर रहे हैं उसने इंडिया को एक ग्लोबल बेंचमार्क बना दिया है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है दोस्तों, बीएफएसआई के अंदर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही नहीं आते बल्कि सरकारी बैंक्स, मैंने पहले ही बताया, सरकारी बैंक्स यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इसके इंटीग्रल पार्ट हैं। चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी बैंक्स बीएफएसआई फ्रेमवर्क में आते हैं और आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं। यानी बीएफएसआई एक मिक्स है जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, प्राइवेट इनोवेशंस भी हैं, दोनों मिलकर एक बैलेंस्ड फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। अब जरा डिटेल में समझते हैं कि बीएफएसआई के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स कैसे काम करते हैं और उनके रोल्स क्या होते हैं। सबसे पहला पिलर है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव, ग्रामीण बैंक। इन बैंक के अंदर रोल काफी डाइवर्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में लगभग 2.4 मिलियन लोग वर्क करते हैं। किसी को प्रोबेशनरी ऑफिसर या क्लर्क के रूप में रिक्रूट किया जाता है तो कहीं रिलेशनशिप मैनेजर या लोन ऑफिसर के रूप में, या रिस्क एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी इसी बैंकिंग पिलर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको बैंकिंग में करियर बनाना है तो अकाउंटिंग का नॉलेज, फाइनेंस का समझ, कस्टमर सर्विस के स्किल्स और आरबीआई के रेगुलेशंस की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैलरी की बात की जाए तो एंट्री लेवल पे अगर मैं एक प्राइवेट बैंक की बात करूं तो सैलरी उनकी 2 लाख से 3-3.5 लाख तक होती है। वही एक्सपीरियंस और स्किल्स के बाद ये सैलरी 7 लाख से 12 लाख तक या उससे ज्यादा हो जाती है और करोड़ों में भी इनके पैकेजेस होते हैं। अब जरा डिटेल में समझते हैं बैंकिंग में क्या क्या आता है। हालांकि मैंने पहले भी जॉब शोज में बहुत डिटेल में बताया है कि अब आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। सरकारी बैंक में जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्लरिकल पोस्ट या फिर पीओ से होता है और यही आगे जाके डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट लेवल के वाले रोल्स पे जाते हैं। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात की जाए जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है ग्रो करने की, जनरली फ्रेशर्स को जॉब मिलती है, वो ग्राउंड लेवल पे सेल्स की जॉब मिलती है जो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्रो करते हैं और आगे जाके यही लोग ब्रांच सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, क्लस्टर हेड, सर्कल हेड, रीजनल हेड, बिजनेस हेड एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स में काम करते हैं। इवन बैंक में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग रोल है जो अब सरकारी बैंक में भी अपॉइंट किया जा रहा है, जो कि है रिलेशनशिप मैनेजर, आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। और एक चीज ये जो अभी मैंने बताया ये सच है, जो सरकारी बैंक होते हैं वो हालांकि अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इन्होंने इन प्रोफाइल्स पे हायरिंग करना या रिक्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। दूसरा पिलर है फाइनेंशियल सर्विसेज। इस सेगमेंट में आपको दिखते हैं एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, म्यूचुअल फंड्स कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, फिनटेक स्टार्टअप और वेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पर रोल्स थोड़े और स्पेशलाइज्ड होते हैं जैसे इक्विटी एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर या फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर। इन रोल्स के लिए आपको डेटा एनालिसिस का स्ट्रांग ग्रिप चाहिए होता है। सीएफए, सीए या आपने किसी टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए किया हो, ये जैसे क्वालिफिकेशन काफी हेल्पफुल होते हैं। और फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी अच्छा खासा नॉलेज ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है इन प्रोफाइल्स के लिए। सैलरी रेंज भी इस सेगमेंट में अट्रैक्टिव होती है। शुरुआती के तौर पे आप 3 से
5 लाख का पैकेज आपको मिल सकता है। स्किल्स के साथ आपके जो पैकेजेस होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ जो आपके पैकेजेस होते हैं, वो करोड़ों में जाते हैं। और तीसरा पिलर है दैट इज इंश्योरेंस। इसके अंदर आता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस तक। इंश्योरेंस में रोल्स बहुत वैरायटी के होते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस सेल्स हैंडल करता है, लाइक एजेंट्स या एजेंसी में काम कर रहा है, कोई एक्चुअली बनकर रिस्क मॉडल्स बनाता है, कोई क्लेम स्पेशलिस्ट होता है जो कस्टमर के क्लेम्स प्रोसेस करता है, और कोई अंडरराइटर होता है जो रिस्क को एसेस करता है या कैलकुलेट करता है। यहां स्टैटिस्टिक और साइंस का नॉलेज काफी वैल्यूएबल होता है। साथ ही कस्टमर कम्युनिकेशन के स्किल्स भी आपको क्रिटिकल माने गए हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 2 लाख या 3 लाख के पैकेज से शुरुआत होती है, और ये आगे जाके यहां पे भी काफी अच्छे लाखों में, लाइक 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। और अगर आप बहुत टॉप मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, काफी बड़े लेवल डिसीजन मेकिंग पे, बिजनेस लीड पे काम कर रहे हैं, तो आपका पैकेज करोड़ों में भी जा सकता है। आज के टाइम में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इंश्योरेंस पे लगभग 5 लाख लोग हैं। यानी दोस्तों बीएफएसआई एक ऐसा सेक्टर है जहां आपके लिए हर तरह का करियर पाथ अवेलेबल है, चाहे आपको कस्टमर फेसिंग जॉब पसंद हो या डेटा ड्रिवन एनालिसिस या फिर हाई एंड रिस्क मॉडलिंग। हर सेगमेंट अपना एक यूनिक रोल प्ले करता है और अपनी एक यूनिक वैल्यू भी क्रिएट करता है। दोस्तों आज के टाइम में बीएफएसआई में सिर्फ फाइनेंस या बैंकिंग का नॉलेज रखना काफी नहीं, आपको नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं, वरना आप कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है डिजिटल लिटरेसी, फिनटेक टूल्स, एआई, एमएल का यूज, ब्लॉकचेन बेसिक्स। ये सब स्किल्स अब हर बीएफएसआई प्रोफेशनल्स के लिए एसेंशियल हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्किल है रेगुलेटरी नॉलेज। आपको आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई के नॉर्म्स का पता होना चाहिए, वरना आप कंप्लायंस या रिस्क मैनेजमेंट रोल्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरा है एनालिटिकल माइंडसेट। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के बिना आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, क्रेडिट असेसमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इफेक्टिव नहीं हो सकते। और फिर सॉफ्ट स्किल्स यानी कि सोशल स्किल्स, बात करें लाइक सेल्स, नेगोशिएशन, कस्टमर हैंडलिंग की स्किल्स आज के टाइम में गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई है, चाहे आप बैंक में हो, इंश्योरेंस में हो या फाइनेंशियल सर्विसेज में हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में काम कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अब एक प्रीमियम स्किल बनती जा रही है। ऐसे कैंडिडेट्स को ना सिर्फ शॉर्टलिस्ट करना इजी होता है, बल्कि उन्हें 10 से 15% हायर सैलरी भी मिल सकती है। यानी दोस्तों आज बीएफएसआई में सक्सेस के लिए फाइनेंस नॉलेज के साथ साथ डिजिटल स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, रेगुलेटरी अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स का कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है। आने वाले 5 से 10 सालों में जैसे जैसे डिजिटल और टीयर 2, टीयर 3 इंडिया राइज करेगा, बीएफएसआई के जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, चाहे आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो या फाइनेंस ग्रेजुएट या इंश्योरेंस सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो, बीएफएसआई में हर स्किल और हर टैलेंट के लिए जगह है। मुझे पता अगर आप कुछ ऐसा कमेंट करना चाहते हो लाइक कुछ नेगेटिव से रिलेटेड, तो मैं चाहूंगा पहले आप रिसर्च करिए, आप जानिए चीजें क्या हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद बात करिएगा। और दोस्तों अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं बस आपको यह बोलूंगा, आप गवर्नमेंट बैंक की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इन सारे स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो प्रोफाइल्स हैं, इन सारे प्रोफाइल्स को अब सरकारी बैंक में भी अपॉइंट किया जा रहा है। अब बात करते हैं, अगर आप अब जो मैं बताना जा रहा हूं ये उनके लिए है, अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी आपको पता है कि 1 साल 2 साल में निकल जाएगा, तो आप प्लीज अब ये वाला वीडियो आगे सुनने की या देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कंफ्यूजन है, आपका एज हो रहा है, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये एंड तक जरूर देखना जो मैं बताने वाला हूं। अड्डा 24/7 हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लाता है, बेहतरीन लाता है, कुछ ना कुछ बेहतर सोचता है आपके लिए। तो इसी तरह अड्डा की जो एक प्लेटफॉर्म है करियर 24/7, जो प्राइवेट सेक्टर को फोकस करता है, दोस्तों करियर 24/7 का अग्रीमेंट हुआ है, या आप कह सकते हो अड्डा का अग्रीमेंट हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक में अपॉर्चुनिटी आई है, जॉब अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड के लिए। काम रहेगा वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। अगर आप थाने लोकेशन के आसपास रहते हैं या थाने लोकेशन में शिफ्ट हो सकते हैं, तो आपको बैकएंड की एक नौकरी दी जा रही है, बैकएंड ऑपरेशंस की नौकरी दी जा रही है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, ऑपरेशंस एग्जैक्टली नहीं है, ये कॉलिंग जॉब है। यहां पे वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का यहां पे काम रहेगा। वर्चुअली आपको कस्टमर से डील करना है, बस आपको फील्ड में या कहीं मार्केट में नहीं जाना। ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। मैं जल्दी से आपको इसका एलिजिबिलिटी बता देता हूं।
21 से 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, 25 साल के अंदर अंदर आपकी उम्र होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सेक्टर में, लाइक किसी भी स्पेशलाइजेशन में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी करा हो, आप एलिजिबल हो। 50% लेकिन होना चाहिए, और आपको कम्युनिकेशन, बातचीत करना बेहद अच्छे से आना चाहिए, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको यहां पे काम मिलेगा दोस्तों, आप जो काम करोगे, कस्टमर से डील करोगे, कस्टमर से आपको कनेक्ट करना है, उनको समझाना है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन देना है, उनको सर्विस देना है, और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई ना कोई बैंकिंग का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पिच करना है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी यहाँ पे जो होती है, शुरुआती सैलरी 26,000 के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है, राइट? प्लस आपके इंसेंटिव्स भी होते हैं। याद रहे, अगर आप प्राइवेट बैंक पे या प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर, तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी होती है 15,000 से 20-22,000 होती है। लेकिन अगर आप अड्डा के प्लेटफॉर्म से जा रहे हो, कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, तो आपकी सैलरी 26,000 के आसपास इन हैंड होगी। लेकिन सिटिंग क्या होगी? आपकी थाने लोकेशन। तो फिर से बोल रहा हूं, इस वाले प्रोग्राम की अगर अब मैं बात कर रहा हूं, इस बार ये पेड प्रोग्राम है बाय द वे, लेकिन जो भी आप पे करोगे वो 1 साल अगर आपने काम कर लिया तो 1 साल के बाद वो पैसा पूरा वापस हो जाएगा। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरने के बाद हमारी टीम कॉल करेगी, आपसे कनेक्ट करेगी, आपको सारी जानकारी दे देगी। फिर बोल रहा हूं, आपको अगर कुछ भी बोलना है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप डालेंगे लिंक्डइन पे, मैं मिल जाऊंगा, अंकुर गोस्वामी बीएफएसआई ट्रेनर। आप मुझे ज्यादा मेरी जानकारी लेने के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अंकुर सर बीएफएसआई, गूगल सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो दोस्तों, जुड़िए इस चैनल से। मैंने ऑलरेडी 15 साल से ज्यादा काम किया है इस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ सीखा है, एकदम ग्राउंड लेवल से एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल तक मैं पहुंचा हूं। तो आज 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं इसी सेक्टर में। इसलिए मैं बीएफएसआई को अवेयरनेस चला रहा हूं, ताकि आपको सबको समझ में आए कि बीएफएसआई सेक्टर क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि सर सरकारी बैंक ज्वाइन करें या बीएफएसआई में जाएं। तो दोस्तों, सरकारी बैंक भी बीएफएसआई का ही हिस्सा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, काफी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई टॉपिक आपके जहन में है तो आप जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे द जॉब शो लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब शो में संडे को। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मैं उम्मीद करूंगा ऊपर वाले से आपका जो भी सपना है वो पूरे हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।